सिग्निफिकेंस ऑफ लंडन फर्स्ट इक्वेशन। लंदन की पहली इक्वेशन की हमारे लिए सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस पहली इक्वेशन का हम देख के क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, dj by dt is equal to ne square e by m. So let us see what will happen. So first equation is given by London's first equation is ये है dj by dt is equal to ne square by m and e vector। तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे क्योंकि रेफर कर रहा हूं तो इसको 8 कह देते हैं। सपोज e वेक्टर इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? व्हेन देयर इज नो वोल्टेज सोर्स। जब आप कोई सुपर कंडक्टिंग सर्किट बना लो लेकिन उसमें कोई वोल्टेज सोर्स ना लगाओ, देयर इज नो वोल्टेज सोर्स, तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, लाइक बैटरी और सेल। तो इक्वेशन 8 में अगर E इक्वल टू 0 में डाल देता हूं मान लीजिए, तो क्या हो? तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयरफॉर इक्वेशन 8 गिव्स, ये आ जाएगा dj by dt इज इक्वल टू 0। अब वैसे मैंने अजम्पशन में कहा था कि जब t इक्वल टू 0 है तो j और e और b 0 है, लेकिन अब क्योंकि हमने इस सिग्निफिकेंस लंदन फर्स्ट इक्वेशन का देना है तो इसको मैं ऐसे कहूंगा कि अगर जे शुरू में 0 है, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जे वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑल्दो ई 0 है। इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर इफ करंट वाज 0 एट टी इक्वल टू 0 इट विल रिमेन 0 फॉरएवर। तो ये हमेशा के लिए 0 रहेगा। बट इफ करंट वाज नॉन जीरो, करंट वाज हैविंग सम वैल्यू एट t is equal to 0, then this current will continue to pass through circuit forever. Therefore, London's first equation is successful in explaining the phenomena of persistent currents in superconductor, and it indicates that superconductors do not obey Ohm's law। क्योंकि Ohm's law जो कि V is equal to IR है, या फिर आपने J is equal to सिग्मा E, जो भी फॉर्म आप समझना चाहते हो, ओम्स लॉ में हम इस चीज को समझ ही नहीं सकते कि वोल्टेज दी नहीं करंट कैसे आ गया। ये ओम्स लॉ के जानकारी रखने वाले, जिनको ओम्स लॉ ठीक लगता है, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं लगेगी कि बिना वोल्टेज के करंट कैसे आ गया। चलो आ गया तो आ गया, अगर हमने उसके बाद वोल्टेज का सोर्स पीछे कर दिया, हटा दिया, तो उसके बाद करंट तो 0 होना चाहिए। हमने नोटिस किया है, हम जब भी वोल्टेज बैटरी की 0 कर देते हैं किसी भी क्लोज सर्किट में, तो उसमें करंट 0 हो जाता है, लेकिन सुपर कंडक्टिंग रिंग में ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस हमने एक्सपेरिमेंटली ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई हैं। ये इक्वेशन उनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है। तो ये लंदन फर्स्ट इक्वेशन का सिग्निफिकेंस ऑफ कंसिडर इक्वेशन नंबर 6। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन ई स्क्वायर बाय एम ए वेक्टर। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये वाली, अगर आप एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तो ये क्वांटिटी चेंज नहीं होती, इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। आप नोटिस कीजिए कि देयरफॉर जे वेक्टर is directly proportional to a vector and Ohm's law क्या कहता है? Ohm's law says that अगर फिजिकल कंडीशंस आप चेंज ना करो, जैसे टेम्परेचर चेंज ना करो, तो J प्रोपोर्शनल टू E होता है। क्योंकि सिग्मा जो है या रेजिस्टेंस जो है ये फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज हो सकता है। तो ओम्स लॉ में हम ये स्टेटमेंट जरूर देते हैं, इफ द फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट देन द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहीं पे यहाँ पे वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी मैंने मानी है। मान लीजिए हम फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो करंट जो है वो वोल्टेज के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो करता है वेक्टर पोटेंशियल के ऊपर। तो हमें लंदन की सेकंड इक्वेशन ने ये बताया कि अगर सुपर कंडक्टर्स ओम्स लॉ ओबे नहीं करते, अगर उनमें करंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो फिर असल में डिपेंड करता किसके ऊपर है? तो लंदन की सेकंड इक्वेशन ने हमें बताया कि करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो वेक्टर पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर लंदन्स सेकंड इक्वेशन गिव्स रिप्लेसमेंट ऑफ ओम्स लॉ फॉर सुपरकंडक्टर। इट टेल्स दैट करंट इन ए सुपरकंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट की बजाय जहां पे करंट डेंसिटी कह देता हूं क्योंकि मैं जे की टर्म में लिख रहा हूं। जब हम करंट शब्द यूज करेंगे तब वोल्टेज लिखते हैं, जब हम करंट डेंसिटी लिखते हैं तो करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक। हाँ जी, समझ लग गया। अब हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 भी लंदन की सेकंड इक्वेशन है, तो अब हमें इसको लिखना पड़ेगा। लेट अस नाउ कंसीडर इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 है, मुझे याद नहीं है, मुझे देख लेने दी। ये है डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर म्यू 0 बाय एम। ओके, डेल स्क्वायर बी वेक्टर इज इक्वल टू
एन ई स्क्वायर म्यू 0 बाय एम इंटू बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 7 इसको दोबारा लिखते हैं। वी नो यूनिट ऑफ डेल स्क्वायर, या डेल का ही पहले लिख लेते हैं, इज क्या होता है डेल का यूनिट, बोलिए। ये मीटर इनवर्स होता है। तो अगर ये बात सही है, देयरफॉर यूनिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 7 इज क्या होगा, ये हो गया मीटर की पावर -2, ये हो गया टेस्ला, ये हो जाएगा टेस्ला पर स्क्वायर मीटर। देयरफॉर यूनिट ऑफ राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी टेस्ला पर स्क्वायर मीटर। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अगर एक इक्वेशन में एक टर्म का लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, अगर एक इक्वेशन में एक टर्म का जो यूनिट है उस इक्वेशन में बाकी सारी टर्म्स का वही यूनिट रहता है, क्योंकि सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं या एक दूसरे के इक्वल हो सकते। तो राइट साइड में आप नोटिस कीजिए ये जो b है इसका यूनिट ऑलरेडी टेस्ला है, तो इसलिए हमें कहना पड़ेगा therefore quantity ne square mu 0 by m must have unit of meter raised to power -2। इसका यूनिट रेसिप्रोकल ऑफ एरिया होना चाहिए। so therefore we call इसके रेसिप्रोकल को, जो इसका रेसिप्रोकल कर लो, m डिवाइडेड बाय ne स्क्वायर mu 0। अब इसका कर लीजिए स्क्वायर रूट इक्वल टू लेमडा, वेयर इसको मैं इक्वेशन नंबर देना चाहता हूं। हम इस क्वांटिटी को लेमडा लिख देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 9 होगी, वेयर लेमडा मस्ट हैव यूनिट ऑफ लेंथ, एंड इसका यूनिट लेंथ वाला यूनिट होना चाहिए, तभी राइट साइड का जो यूनिट है टेस्ला पर स्क्वायर मीटर आएगा। एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 1 डायमेंशन में लिखना चाहता हूँ। तो हमें मालूम है, वी नो दैट डेल स्क्वायर बी वेक्टर ये होता है करली टू बी वेक्टर अपॉन करली x2 प्लस करली टू बी वेक्टर अपॉन करली y2 प्लस करली टू बी वेक्टर अपॉन करली z। टू हैव अंडरस्टैंडिंग, हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 7, ये 7 ही शायद, हाँ 7 ही है, वी कंसिडर ओनली 1 डायमेंशनल केस। देयरफॉर उसमें क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बी वेक्टर इट विल बिकम करली टू बी वेक्टर बाय करली x2। पर क्योंकि जब किसी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाए, मैंने y और z माना ही नहीं, यानी कि मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये जो सुपर कंडक्टर है इसको हमने x एक्सिस की ओर रख के उसी दिशा में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर, ये मेरी अजम्पशन है। तो क्योंकि जब वेरिएबल एक ही रह जाता है तब हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव लिखें चाहे पार्शियल डेरिवेटिव लिखें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 7 सिंप्लीफाइज टू ये बन जाएगी d2b वेक्टर अपॉन dx2 इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा का स्क्वायर एंड b वेक्टर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 9, अभी नहीं 9 लिखता एक्चुअली, इन स्केलर फॉर्म, क्योंकि 1 डायमेंशन है, मैं अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी d2b बाय dx2 इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा स्क्वायर एंड b। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी मेरी, इक्वेशन नंबर ये है 8, इसको 9 कहते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 इज b इज इक्वल टू b0 e रेज़ टू पावर माइनस x बाय लेमडा। इसका यही सॉल्यूशन बनता है, वेयर b0 क्या है, ये है मैग्नेटिक इंडक्शन एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे b0 है, और जब हम मटेरियल के अंदर चले गए x दूरी के ऊपर, यहाँ x दूरी हम अंदर चले गए तो मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज होके हो गई b, और b है मैग्नेटिक इंडक्शन at distance x within the superconductor।